Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, that is The Enemy. The Enemy, it has been written by Pearl S. Buck. जो Pearl S. Buck है, she is a Chinese writer, or I can say means she was born in Hillsboro, West Virginia, 26 June 1892. 26 जून 1892 को वो हिल्सबोरो वेस्ट वर्जीनिया यूएस में बॉर्न हुई थी. बट व्हेन शी वाज 3 months ओल्ड हर पेरेंट्स हैड बीन शिफ्टेड टू चाइना. उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाइना शिफ्ट हो गए थे. एंड इन चाइना शी हैज स्पेंड अराउंड 40 years of her life. And that is the only reason she can she is well versed with the custom and traditions of that part of the world. मतलब जो चाइना के कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उसको वहाँ के बारे में बहुत अच्छे से पता है. और वो बायलैंग्वेज है एंड शी हैज़ रिटन मैनी नॉवेल्स, काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे हैं. द बेस्ट नॉवल ऑफ हर इज़ द गुड अर्थ. जो गुड अर्थ है वो उनका बेस्ट नॉवल है. एंड फर्स्ट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1931, और जो कि 1931 में पब्लिश्ड हुआ था. 1938 she won the Nobel Prize in Literature, and she has written around 70 books उन्होंने लिखी है on the variety of topics. और जो इनका लिटरेचर है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, पोइट्री, ड्रामा एक्सेट्रा. शी वॉज डाइड इन मार्च 1973 में वो मर गए थे. एंड शी वॉज अराउंड 81 years old एट दैट टाइम. मतलब 81 years होने में सिर्फ उनको 2 months बाकी थे. एट दैट टाइम शी वॉज डाइड. सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ Pearl S. Buck, that is the writer of the story. Let's start with the chapter. Chapter से start करते हैं. The enemy. Enemy, everybody knows enemy means the दुश्मन. ये जो स्टोरी है इट इज़ अ स्टोरी एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था. एंड वी ऑल नो दैट जापनीज़ एंड अमेरिकन दे वर बोथ इन द अपोजिट साइड्स. दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे. जो डॉक्टर सडाओ है, ही इज़ अ जापनीज़ डॉक्टर. वो एक जापनीज़ डॉक्टर हैं. और एक जो अमेरिकन प्रिजनर है वो उनके डोर स्टेप पे आ जाता है अचानक से. एंड ही वॉज वाउंडेड एंड ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन. Because Dr. Sadao is a doctor, so he was in a dilemma whether to play the role of a patriot or play the role of a surgeon. कि वो एक सर्जन की तरह बिहेव करे या अपना जो पैट्रियटिज़म है, जो देशभक्ति है, उसको दिखाए. तो ही वॉज इन डालिमा, वो डालिमा में थे. लेट सी व्हाट ही हैड डन. तो वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो अभी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. राइट. एंड बिफोर यू रीड लेट्स सी. इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर. कहते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर का टाइम है. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉश्ड अशोर इन द डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जैपनीज़ डॉक्टर. कहते हैं कि जो अमेरिकन प्रिजनर है वो वॉश्ड अशोर में बहते हुए आ जाता है, और डाइंग स्टेट में है, मरी हुई स्टेट में है वो. और वो अचानक से जो जापनीज डॉक्टर है उसके डोर स्टेप, उसके दरवाजे पे मतलब ऑलमोस्ट डेथ के जो पास है उस कंडीशन में वो वहाँ पर मिलता है. Should he save him as a doctor or hand over to the army as a patriot? मतलब अब जो डॉक्टर वो क्या करेगा, वो उसे एज ए डॉक्टर की तरह ट्रीट करेगा या फिर मतलब उसको हैंड ओवर कर देगा आर्मी को एज ए पैट्रियट. पैट्रियट मीन्स देशभक्त की रहे. सो व्हाट द डॉक्टर विल डू. अब जो डॉक्टर वो क्या करेंगे, लेट्स रीड. इसमें रीड करते हैं. ठीक है. Dr. Sadao hockey house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. कहते जो डॉक्टर सडाओ हॉकी है उसका जो घर है वो जापनीज़ कोस्ट, जापनीज़ का जो समुद्र का किनारा है उसके पास बना हुआ है, जहाँ पे कि जब वो छोटा बच्चा था तो हमेशा खेलता रहता था उस बीच के ऊपर. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pipes. अब ये जो लोकेशन है उसके घर की वो आपको बताई हुई है कि उसका जो घर है वो छोटे स्क्वायर पत्थरों से बना हुआ है और इट वॉज सेट अपॉन द रॉक्स. वो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जो कि एक नैरो भीड़ा सा जो बीच है उसके ऊपर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर उसका जो घर है वो स्क्वायर स्टोन से बना हुआ है. और वो जो बीच है, नैरो बीच है, इट इज़ आउटलाइन. आउटलाइन में उसकी जो बाउंड्री है वो किससे बनी हुई है, इट इज़ आउटलाइन विद द बेंट पाइन्स. पाइन्स के जो ट्रीज़ हैं, जो झुके हुए पाइन ट्रीज़ हैं, वो उसकी बाउंड्रीज बनाते हैं. राइट. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet as he had seen men to do in the South Seas when they climbed for coconuts.
कहते जब सडाओ एक बच्चा था, जब वो छोटा बच्चा था, तो वो जो पाइन ट्रीज़ थे उनके ऊपर क्लाइंब करता था, उनके ऊपर चढ़ जाता था अपने आप को सपोर्ट करते हुए। कैसे? बेयर फीट से। बेयर फीट्स में नंगे पैरों से। एंड ही हैड सीन मैन, उसने जो लोग थे उनको देखा था। साउथ सी, जो साउथ की तरफ जो समुंदर था उसमें, वहाँ पर उसने वहाँ पर लोगों को जो कोकोनट मतलब जो नारियल के पेड़ हैं उनके ऊपर चढ़ते हुए देखा था लोगों को। वहीं से उसने सीखा और अपने आप को उसी तरीके से सपोर्ट करते हुए नंगे पैरों से वो पाइन ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाता था। His father had taken often to the island, to those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side. कहते जो उसके फादर थे वो उसको ऑफनली मतलब बहुत ज़्यादा कई बार जो है वो आइलैंड जो थे वहाँ पर उसको लेकर जाते थे, और साउथ वाला जो सीज़ था वहाँ पर उन पे जो आइलैंड था उस पर उसको लेकर जाते थे। और वो मतलब एज अ फादर वो कभी भी अपने छोटा जो ब्रेव बॉय था उसको ये कहने से कभी भी नहीं रुकते थे, मतलब कभी भी फेल, मतलब हमेशा ही वो उसको ये बात बोलते थे। दोज आइलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। क्या बोलते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं, यॉन्डर मीन्स ओवर देयर, ये जो आइलैंड है यहाँ पर, और दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स, मतलब ये जो आइलैंड्स है दीज आर द काइंड ऑफ स्टेप्स फॉर द फ्यूचर ऑफ जापान की, जो जापान का फ्यूचर है उसको आगे ले जाने के लिए दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स। वेयर शेल बी स्टेप फ्रॉम देम, सडाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। अब जो सडाओ है वो बहुत सीरियसली उससे पूछता था कि मतलब और ये जो स्टेप है ये हमें कहाँ पर लेकर जाएंगे, मतलब ये जो सीढ़ियाँ हैं हमारे फ्यूचर तक जाने की, तो ये हमें कहाँ पर लेकर जाएंगी, जो सडाओ है उनसे सीरियसली पूछता था। नाउ हिज फादर आंसर्ड, हु नोज, कहते कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर आंसर करते हैं, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कहता है कि कौन हमारा जो फ्यूचर उसको लिमिट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, कहता है वो बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपना जो फ्यूचर है उसको बनाना चाहते हैं। दैट मीन्स आवर फ्यूचर इज़ इन आवर हैंड्स, मीन्स whatever the kind we like to shape it, we can shape it in that manner, कि जिस भी तरीके से हम जो अपना फ्यूचर है उसको शेप करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, हम उसको उसी तरीके से बना सकते हैं। तो उसके फादर उसको यही कहते थे कि हमारा जो फ्यूचर है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसमें कोई बंदिशें नहीं है, और ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा बनाना चाहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. कहते जो सडाओ था वो इस बात को भी अपने दिमाग में वैसे ही रखता है जैसे कि वो अपने पापा की कही हुई बाकी सारी बातों को रखता था। His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. उसके जो फादर थे वो बहुत सीरियस थे, वो कभी भी उसके साथ मजाक नहीं करते थे सडाओ के साथ, ना ही उसके साथ खेलते थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे जो पेन्स हैं, दुख उठाए थे, इनफाइनाइट पेन्स में बहुत सारे दुख उठाए थे ताकि जो उनका बेटा है वो अच्छे से रह सके, जो कि सडाओ उनका अकेला बेटा था। सडाओ हु वाज हिज ओनली सन, जो कि उनका अकेला बेटा था। सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। अब जो सडाओ था उसको बहुत अच्छे से पता था कि जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी पढ़ाई है, वो इसके फादर का मेन कंसर्न है। वो उसके फादर का जो मेन यू कैन से चीज़ है जिसको वो चाहते हैं कि मतलब वो बहुत अच्छे से हो। फॉर दिस रीज़न ही हैड बिन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न फॉर सर्जरी एंड मेडिसिन। कहते यही रीज़न था कि वो जब वो 22 ईयर्स के थे डॉक्टर सडाओ, तो उनको अमेरिका भेज दिया था उसके फादर ने, ताकि जो वो सर्जरी और मेडिसिन है जिसके में वो जितना भी जान सके, सीख सके, वो सीख पाए, इसी के लिए उन्होंने उनको अमेरिका भेज दिया था। He had come back at 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. अब जब सडाओ वापस आए तो उस टाइम पे वो 30 ईयर्स के हो चुके थे, और जो उसके फादर थे वो मरने से पहले अपने बेटे को, डॉक्टर सडाओ को, सिर्फ एक फेमस डॉक्टर बनते हुए नहीं देख पाए थे, बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट बनते हुए भी देख पाए थे। यानी कि जो उनका मेन कंसर्न था वो दूर हो गया था। वो अपने बेटे को एक फेमस डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो जब वो वापस आए डॉक्टर सडाओ, तो वो फेमस डॉक्टर ही नहीं बने बल्कि एक अच्छे साइंटिस्ट भी बने। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. क्योंकि उन्होंने ना एक डिस्कवरी कर ली थी, एक इन्वेंशन कर ली थी, जिसमें कि वो जो वाउंड्स होते हैं, ज़ख्म होते हैं, उनको वो परफेक्टली क्लीन कर सके। रेंडर मीन्स टू मेक द वाउंड्स क्लीन, ताकि जो वो वाउंड्स हैं उनको बिल्कुल साफ़ कर सके, एंटायरली क्लीन कर सके। इस तरह की उन्होंने जो डिस्कवरी थी वो कर ली थी।
There was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. Sorry, I think we have left one line. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, जो कि जो wounds उनको entirely clean कर देते हैं. He had not been sent abroad with the troops. वो जो डॉक्टर सडाव थे उनको ट्रुप्स के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया था, मतलब सीमा पर नहीं भेजा गया था लड़ने के लिए. ट्रुप्स होता है, इट्स अ कलेक्टिव नाउन जो कि आर्मी के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनको ट्रुप्स के ऊपर नहीं भेजा गया था. ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, और वो जानता था कि मतलब क्योंकि थोड़ा सा खतरा हो सकता है. द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन, क्योंकि वो जो बूढ़ा जनरल है उसको कभी भी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है जिस कंडीशन में वो है. फॉर विच ही वॉज नाउ बिंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसके लिए कि उसको अभी जो मेडिकली ट्रीटमेंट जो उसका चल रहा है, तो कभी भी उसको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है. इसलिए जो डॉक्टर सडावा उनको ट्रुप्स के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सडावा वॉज बीइंग कैप्ट इन जापान. कहता, और यही पॉसिबिलिटी थी कि जो सडावा उसको जापान में ही रखा गया, ट्रुप्स पे नहीं भेजा गया. यानी कि बाकी सारे डॉक्टर्स जो थे वो ट्रुप्स पे भेजे गए थे, उनको नहीं भेजा गया था क्योंकि जो जनरल था वो काफ़ी बीमार था और उसको किसी भी टाइम ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती थी. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. अब जो क्लाउड्स थे, बादल जो थे वो ओशन से ऊपर उठने लगे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. कहते हैं कि जो एक अनएक्सपेक्टेड वार्म थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो गर्मी हो गई थी पिछले कुछ दिनों से, उसी का रीज़न था कि जो नाइट थी उसमें जो हैवी फॉग थी वो आ गई थी फ्रॉम द कोल्ड वेव. जो रात को ठंडी हवाएं चलने, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रात को ठंडी हवाएं चलने लगी, तो दैट इज़ द रीज़न कि बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी, आसपास बहुत ज़्यादा फॉग हो गई थी. Sanao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping the beach below the house. कहता है कि जो सडाव है वो देख रहा था कि जो मिस्ट है, जो फॉग है, उसने जो आउटलाइन है लिटिल आइलैंड के, मतलब जो उसके जो बाउंड्री है उसको धीरे धीरे से कवर कर लिया था. एंड नियर द शोर, वहाँ से वो होते हुए अब शोर किनारे की तरफ आ रही थी. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्रीप करते मीन्स रेंगते हुए जो बीच था उनके घर के नीचे वहाँ तक पहुँच गई थी. रेदिंग अराउंड द पाइन्स, रेदिंग अराउंड मीन्स इंसर्कलिंग, मतलब जो पाइन ट्रीज थे उसके आसपास चक्कर लगा रही थी अभी वो मिस्ट फॉग जो थी. एंड इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. कहते कुछ ही मिनटों में जो वो फॉग थी वो उनके घर को भी कवर करने वाली थी. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. कहते उसके बाद मतलब वो सब देख रहे थे डॉक्टर सडाओ, उसके बाद वो अपने रूम में जाने लगे जहाँ पर कि जो हाना उनकी वाइफ है वो उसके लिए वेट कर रही थी अपने 2 बच्चों के साथ. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट. कहते लेकिन उसी टाइम पे जैसे वो जाने लगे ना अंदर, उसी टाइम पे जो दरवाज़ा है वो खुलता है और जो हाना है वो बाहर की तरफ देखती है. अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो. किमोनो जो जापनीज़ ड्रेस होती है तो उसके ऊपर उन्होंने एक हाउरी काइंड ऑफ ओवर कोट उन्होंने पहना हुआ है हाना ने, और डार्क ब्लू कलर का वुलन. कहते जो किमोनो थी उसके ऊपर उसने डार्क ब्लू कलर का वुलन हाउरी पहनी हुई है. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड स्माइल एंड सेड नथिंग. कहती है वो उसके पास आती है, अफेक्शनलिटी बहुत प्यार से वो उसके पास आती है. एंड पुट हर आर्म थ्रो, और अपना जो हाथ है उसके ऊपर रखती है. एज ही स्टूड, जैसे कि वो खड़ा हुआ है. स्माइल एंड सैड नथिंग, वो उसकी तरफ स्माइल करती है लेकिन कुछ कहती नहीं है. एक्सक्यूज मी. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका. वो हाना से अमेरिका में मिला था. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापनीज़. लेकिन उसको प्रपोज करने से पहले, उसके साथ प्यार करने से पहले उसने ये मेक श्योर कर लिया था, मतलब तब तक उसने उसको प्रपोज नहीं किया था जब तक कि वो श्योर ना हो जाए कि वो जो लड़की है वो जापनीज़ है. His father would never have received her unless she had been pure of her race. क्योंकि जो उसके फादर थे वो कभी भी उनके मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि वो ये श्योर नहीं हो जाते कि वो प्योर है अपनी रेस में, यानी कि जो हाना है वो बिल्कुल प्योर जापनीज़ है. अगर उनको तब तक ये श्योर नहीं हो जाता तब तक वो मतलब अपने उसके जो फादर थे उसको पता था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि अगर वो जापनीज़ नहीं होती तो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते.
राइट, तो दैट वाज द रीज़न कि वो जो डॉक्टर सडाओ थे उन्होंने पहले ये क्लियर कर लिया था कि वेदर दैट गर्ल इज़ प्योर जापनीज और नॉट. ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hana. अब उसको ना बहुत हैरानी होती है ये सोच कर कि अगर वो हाना से नहीं मिला होता उस टाइम तक तो वो किससे शादी करता, मतलब टू whom he got married, मतलब किससे शादी करता अगर वो हाना से नहीं मिला होता. And by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor house. कहते हैं कि मतलब वो चांस की बात है, लक था उसका कि मतलब वो बहुत ही कैजुअल वे में जो हना थी उसको एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिल गया था. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. कहते हैं जो प्रोफेसर था और उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा काइंड लोग थे, बहुत ज़्यादा दयालु थे. एंड ऑलवेज एंशियस, ऑलवेज एक्साइटेड टू डू, और हमेशा एक्साइटेड रहते थे कुछ ना कुछ करने के लिए अपने जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर देश से आए हुए स्टूडेंट्स थे उनके लिए. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. लेकिन कहते कि लेकिन जो स्टूडेंट्स थे मतलब हालांकि वो लोग बहुत बोर थे दोनों के दोनों, प्रोफेसर और उसकी वाइफ, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स थे उनकी काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लेते थे क्योंकि वो इतने प्यार से बुलाते थे तो दे वर एक्सेप्टिंग इट. Sadao had often told Hana how nearly he had not gone to Professor Hale's house that night. जो सडाओ है वो मतलब हाना को बताते रहते हैं हमेशा ही कि किस तरीके से जिस दिन वो हाना से मिले थे उस दिन वो वहाँ पर नहीं जाने वाले थे, मतलब वो ऑलरेडी ही वॉज इन अ माइंड सेटअप कि आज नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो चले गए थे. तो कहते हैं ये बात वो जो है डॉक्टर सडाओ है वो हाना को हमेशा बताते रहते हैं. क्यों नहीं जाना चाहते थे वो डॉक्टर सडाओ वहाँ पे? बिकॉज द रूम्स वर सो स्मॉल, जो रूम्स थे उनके वो बहुत ज़्यादा छोटे थे. द फूड सो बैड, जो उनका खाना होता था वो बहुत हॉरिबल होता था, टेस्टलेस होता था. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मीन्स वेरी टॉकेटिव, जो बहुत लाउड वॉइस में बातें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं. कहते जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी. बट ही हैड गॉन इन देयर ही हैड फाउंड हाना अ न्यू स्टूडेंट. लेकिन फिर भी वो वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पर उनको एक जो नई स्टूडेंट थी हाना वो उससे मिले. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, और उनको फील हुआ कि वो उससे प्यार करते हैं. इफ़ इट वर इट ऑल पॉसिबल, मतलब अगर पॉसिबल हो पाया तो, क्योंकि अगर वो जापनीज़ होगी तभी वो उसको प्रपोज करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे. तो वो कहते हैं कि मतलब उनको लगा था कि वो उससे प्यार करने लगे अगर वो पॉसिबल हो पाया तो. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure. अब वो उसका जो हाथ है अपने हाथ में फील कर रहे हैं और उनको पता है मतलब वो जो प्लेजर, वो जो हैप्पीनेस है वो उसको फील कर रहे हैं जो उसको मतलब उसके टच से मिल रहे हैं. Even though they had been married years enough to have the 2 children. मतलब हालांकि उनकी शादी को ना काफ़ी साल हो गए हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उनकी शादी को, फिर भी मतलब उसका जो प्लेजर है उसके टच का वो आज भी उसको फील करते हैं. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका. कहते हैं इसीलिए उन्होंने जो है ना अमेरिका में, हीडलेसली मीन्स केयरलेसली, उन्होंने जल्दबाजी में शादी नहीं कर ली थी अमेरिका में. दे हैड फिनिश देयर वर्क, पहले उन्होंने अपना काम फिनिश किया स्कूल में, एंड हैड कम होम टू जापान, उसके बाद वो वापस जापान आए. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापनीज़ वे. उसके बाद जब सडाओ के जो फादर थे उसने हाना को देख लिया, देखने के बाद जो मैरिज थी वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से अरेंज की गई थी. राइट. एल्दो सडाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग. हालांकि जो सडाओ और हाना थे वो हर चीज़ के बारे में पहले से ही बात कर चुके थे. ओवर बिफोर एंड मीन्स पहले से वो उसके बारे में बात कर चुके थे. दे वर परफेक्टली हैप्पी. शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म. मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली हैप्पी थे, बहुत खुश थे. शी लेड हर चीक अगेंस्ट हर आर्म. वो अपना जो चीक है, अपने जो गाल है उसके आर्म से उसके हाथ के ऊपर रख देती है. इट वॉज एट दैट मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. मतलब यही वो मोमेंट था जब उन दोनों ने नोटिस किया था कि कुछ काले से रंग का जो है वो फॉग से, मिस्ट से, मतलब धुंध से बाहर निकल रहा है. इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी है. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, जो कि मतलब फ्लंग अप मीन्स थ्रू फोर्सेबली, जिसको कि मतलब जो वेव्स है उन्होंने बाहर की तरफ फेंक दिया है. ठीक है, वो एक आदमी था जो कि ओशन से बाहर की तरफ फेंक दिया गया था. फ्लंग मतलब थ्रू फोर्सफुली, जो कि मतलब लहरों के साथ बहकर आ गया था. इट सीम टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर. मतलब उसके जो फीट थे वो बिल्कुल ब्रेकर की तरह लग रहे थे. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स. वो
स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ा कर चलना। वो कुछ स्टेप्स जो है वो लड़खड़ा कर चलता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और जो उसकी बॉडी थी वो उसकी जो मतलब आउटलाइन मतलब जो एक बाउंड्री होती है वो मतलब फॉग के अंदर जो उसकी आउटलाइन थी बॉडी की वो एकदम से दिखाई दे रही थी। हिज आर्म अबाउ हिज हार्ट, उसके जो हाथ थे उसके सिर के ऊपर रखे हुए थे। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हेड हिम अगेन, उसके बाद मतलब कर्ल करता है क्रॉल करता है मतलब, और उसके बाद जो धुंध होती है वो उसको फिर से ढक लेती है, छुपा देती है। हु इज़ दैट, हाना क्राइड। अब हाना जो है वो चिल्ला कर बोलती है ये वो कौन है। शी ड्रॉप्ड सडाउज आर्म एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वरेंडा, मतलब वो उसका हाथ छोड़ देती है और दोनों के दोनों जो रेलिंग होती है ना उसके ऊपर झुक कर देखते हैं। वरांडा की जो रेलिंग है उसके ऊपर वो झुक कर देखते हैं। नाउ दे सॉ हिम अगेन, और उनको वो फिर से दिखाई देता है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, अब जो वो आदमी है वो अपने हाथों पे और घुटनों के बल है वो क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, मतलब जैसे घुटनों के बल बेबी चलता है वो वैसे चल रहा है। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, उसके बाद उन्होंने देखा कि वो अपने चेहरे के बल गिर गया और वो वहीं पे पड़ा रहा। अ फिशरमैन परहैप्स, सडाव सेड, तो सडाव कहते हैं शायद वो कोई फिशरमैन होगा, शायद वो कोई मछुआरा होगा। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, जो कि अपनी बोट से गिर गया होगा और बहते हुए यहाँ पर आ गया होगा। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, कहते हैं कि ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, और जो डॉक्टर सडाव है वो जल्दी से मतलब सीढ़ियाँ जो हैं उनसे उतरते हुए जाते हैं। एंड बिहाइंड हिम हाना केम, और उसके पीछे पीछे जो हाना है वो आती है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो वाइट स्लीव्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, जो चौड़ी उसकी बाजू है वो फ्लाई कर रहे हैं। अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, कहते हैं जहाँ पर उनका जो घर है उनके दोनों साइड में 1 या 2 मील के आसपास जो फिशिंग है विलेजेस हैं, जो मछुआरे हैं उनके गांव हैं। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब कोई नहीं रहता, जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पे वो खाली पड़ा हुआ एकांत वाला कोस्ट है, किनारा है। डेंजरस विद रॉक्स, क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस सा एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी रॉक्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, somehow the man had managed to come थ्रो हिम, कहते हैं जो सर्फ है बियॉन्ड द बीच, सर्फ होता है वेव्स, जो वेव्स हैं मतलब बीच से थोड़ा दूर वो जो रॉक्स है उनसे टकराती रहती है, तो वो स्पाइक्ड विद रॉक्स मीन्स वो जो स्पाइकी रॉक्स हैं उनसे टकराया होगा। एंड किसी भी तरीके से जो आदमी था वो उनसे बचकर बाहर निकल आया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, क्योंकि वो जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत स्पाइकी हैं, तो डेफिनेटली मतलब उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होगी। दे सो व्हेन दे कम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो, कहते ये उन्होंने तब देखा जब वो उसके पास आ जाते हैं, जब उसके पास आ जाते हैं तो वो उसको देखते हैं। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, वो मतलब वो देखते हैं कि मतलब वो वैसे ही बैडली इंजर्ड था जैसे कि उन्होंने सोचा हुआ था, क्योंकि जो एक साइड जो सैंड थी, एक तरफ जो रेत थी उसके ऊपर जो ब्लड था उसका स्टेन बना हुआ था, रेड कलर का स्टेन मीन्स धब्बा, उसके ऊपर ऑलरेडी एक धब्बा लगा हुआ था और जो वो ब्लड था वो सैंड ने सोख लिया था। ही इज़ वाउंडेड, सडाव एक्सक्लेम्ड, सडाव ने कहा कि ये ज़ख्मी है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वो जल्दी से उस आदमी के पास जाता है। हु ले मोशनलेस, जो वहाँ पर मतलब मोशनलेस बिना किसी मूवमेंट के लेटा हुआ है। हिज फेस इन द सैंड, और उसका जो फेस है वो किसके अंदर है, रेत के अंदर है। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विद सी वाटर, और जो एक पुरानी सी कैप है वो उसके सिर के ऊपर स्टक मतलब चिपकी हुई है, और सोक विद सी वाटर, जिसने कि अपने अंदर काफ़ी सारा जो सी वाटर है, समुद्र का पानी, उसको सोख रखा है। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, मतलब अब उसकी जो गारमेंट्स हैं वो बिल्कुल वेट है, वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स मतलब वो बिल्कुल फटे पुराने से जो कपड़े हैं, रैग्स होते हैं फटे पुराने कपड़े, और वेट मीन्स गीले हो चुके हैं, उसके गारमेंट्स बिल्कुल फटे पुराने होकर वो गीले हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। सडाव स्टॉप्ड, सडाव वहाँ पर रुकता है। हाना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, और जो हाना है उसके साइड पे होती है और वो जो आदमी है उसका जो हेड है उसको टर्न करता है, मतलब वो फेस के बल गिरा हुआ है तो उसको सीधा कर देते हैं। दे सॉ द फेस, वो उसका फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड,
हाँ ना, मतलब फुसफुसाते हुए कहती है ये तो एक वाइट मैन है, दैट मीन्स कोई अंग्रेज़ है। येस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ वो एक वाइट मैन ही था। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग। कहते जो उसकी गीली कैप थी वो एक तरफ गिर गई थी और उसके जो गीले येलो हेयर थे उससे उनको जो काफ़ी लंबे हो चुके थे, तो उससे क्लियर हो गया था कि वो एक वाइट मैन है। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, मतलब वो काफ़ी लंबे हो गए थे उसके बाल, येलो जो हेयर थे उसके, ऐसा लग रहा था कि उनको काफ़ी दिनों से कट नहीं किया गया, ट्रिम नहीं किया गया। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, उसका जो यंग और टॉर्चर्ड मतलब जिसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था, वो जो फेस था उसके ऊपर एक येलो कलर की बियर्ड में दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस था, बेहोश था और वो कुछ नहीं जानता था कि वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। नाउ सडाव रिमेंबर द वाउंड, अब जो सडाव है उसको जो जख्म है उसकी याद आती है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी जो एक्सपर्ट फिंगर्स है वो जो उसका वाउंड है उसको ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली, जो फ्रेश ब्लड है मतलब वो बहना स्टार्ट हो जाता है एट हिज टच, जैसे वो उसको टच करता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सडाव सॉ दैट अ गन वाउंड हैड बिन री ओपन। कहते जो राइट साइड थी उसकी लोअर बैक मतलब कमर के जो नीचे वाला हिस्सा था उसका जो राइट साइड में था, उसने देखा कि सडाव ने देखा कि वहाँ पर एक जो गन वाउंड है मतलब यहाँ पे किसी की गोली लगने से ज़ख्म हो गया है, हैड बिन री ओपन, जो कि फिर से री ओपन हो गया है, मतलब जैसे उसने टच किया तो वो जो ज़ख्म था वो फिर से खुल गया। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर, जो वहाँ पर हड्डी है वो बिल्कुल ब्लैक पड़ गई है गन पाउडर की वजह से। Sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended। कहते हैं कि sometimes मतलब बहुत दिन पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले जो मैन है उसको गोली लगी होगी और किसी ने उसका इलाज नहीं किया। इट हैड नॉट बीन टेंडेड मतलब उसका किसी ने इलाज नहीं किया, देखभाल नहीं की। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, कहता है वो उसका बैड चांस था, वो उसका बिल्कुल बुरी क्या कह सकते हैं बुरा लक था कि वो जो वाउंड था जो ज़ख्म था उसी के ऊपर जो रॉक थी जो पहाड़ी थी उसने हिट किया था, मतलब वो उसी ज़ख्म के ऊपर पहाड़ी जो थी वो टकरा गई थी। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलेमन वॉइस, सोलेमन मीन्स सीरियस वॉइस, और यू कैन से कि जो हमें दया भावना सी हो जाती है किसी की तरफ, उस वॉइस में उसने कहा कि इसको तो ब्लीडिंग हो रही है, इसका तो खून बह रहा है बहुत ज़्यादा। हाना जो है वो फुसफुसाते हुए कहती है। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, अब जो धुंध थी वहाँ पर बीच के ऊपर अब वो चारों तरफ बिल्कुल फैल गई थी, मतलब हर तरीके से उसने वहाँ पर कवर कर लिया था। स्क्रीनिंग मीन्स टू कवर समथिंग। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और उस टाइम पे ना दिन के उस टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं आता था उस बीच के ऊपर। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर द डे एट एन एंड, कहते जो फिशरमैन होते हैं वो इस टाइम पे घर चले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी होती है, और जो बीच कॉम्बर्स होते हैं, बीच कॉम्बर्स मीन्स जो वो काइंड ऑफ रैग पिकर्स, तो जो बीच के ऊपर वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पैक करते हैं, तो कहते हैं वो जो बीच कॉम्बर्स हैं वो भी मतलब इस टाइम को अपना डे ऑफ मान लेते हैं कि वो जो दिन है वो ख़त्म हो गया है, उसको कंसीडर कर लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सडाव मटर्ड, अब जो सडाव है जो वो है बुद्ध बताते हुए कहता है कि हमें इस आदमी के साथ क्या करना है। बट हिज ट्रेन हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग, कहते हैं लेकिन उसके जो ट्रेन हैंड्स है ना मतलब वो कह तो रहा है कि हम इसके साथ क्या करें, लेकिन उसके जो हाथ हैं सर्जन वाले हाथ हैं वो अपना काम करते हुए जा रहे हैं। what they could to stanch the fearful bleeding, stanch होता है मतलब स्टॉप, कहते हैं कि मतलब वो जो उसके ट्रेन हैंड्स है वो अपने आप ही काम कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मतलब वो जो फियरफुल ब्लीडिंग है, वो जो इतनी बहुत ज़्यादा उसको खून बह रहा है उसको कैसे रोका जाए। स्टैंच में टू स्टॉप की, उसको किस तरीके से स्टॉप किया जाए। ही पैक द वाउंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रू द बीच, कहता है वो जो ज़ख्म होता है उसको सी मॉस होता है काई, जो काई लग गई थी वहाँ पर बीच के ऊपर
तो कहता है वो उससे उसको कवर कर देता है सी मॉस से। दैट स्ट्रूड द बीच, जो बीच है उसके ऊपर फैली हुई थी। स्ट्रूड मीन स्कैटर, जो कि स्कैटर्ड थी बीच के ऊपर, उस काई से को लेकर वो उसका जो ज़ख्म है उसके ऊपर रख देता है ताकि वो जो ब्लीडिंग है उसको रोक सके। द मैन moaned with pain in his stupor but he did not awaken. Stupor means unconsciousness. कहते जो आदमी है ना वो बहुत कराहता है, मौन मीन्स कराना, वो एकदम से कराहता है दर्द से अपने अनकॉन्शियसनेस में, लेकिन वो उठता नहीं, मतलब वो जागता नहीं है, वो सिर्फ कराहता है। द बेस्ट थिंग दैट वी could do would be to put him back in the sea. सडाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। जो सडाव है वो अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि जो बेस्ट चीज़ है वो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कि हम इसको वापस से जो समुद्र है उसके अंदर फेंक दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। क्योंकि अब वो जो ब्लीडिंग थी उस वाउंड की वो रुक चुकी थी एक मिनट के लिए, तो जो सडाव है वो खड़े होते हैं वहाँ से और अपने हाथों पर से वो जो मिट्टी लगी होती है उसको झाड़ते हैं। येस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट। तो कहता है हाँ अनडाउटली, मतलब बिना किसी शक के यही ठीक रहेगा। हाना सेड, हाना ने कहा स्टैडली मीन्स फर्मली, उसने कहा कि हाँ यही ठीक रहेगा कि हम इसको वापस से समुद्र में फेंक दें। बट शी कॉन्टिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, मतलब वो कह तो रही है लेकिन फिर भी वो जो मोशनलेस मैन है जो हिल भी नहीं रहा है उसको देखे जा रही है, उसको घूरे जा रही है। If we sheltered a white man in a house, we should be arrested, and if we turn him over as a prisoner, he would certainly die, Sadav said. कहते हैं कि अगर हम इस वाइट मैन को अपने घर में जगह देते हैं, शेल्टर में रहने की जगह देते हैं अपने घर में, तो हमें डेफिनेटली जो पुलिस है वो अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। और एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, अगर हम पुलिस को एज अ प्रिजनर मतलब कैदी की तरह इसको वैसे उनको सौंप देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो वो वैसे ही मर जाएगा। सडाव ने कहा, यानी कि अगर वो उसको अपने घर पे रहते तो भी प्रॉब्लम है, अगर वो उसको पुलिस को हैंड ओवर करते तो वो वैसे ही मर जाएगा। सडाव ने कहा द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी। कहता है जो सबसे काइंड चीज़ हम इसके साथ कर सकते हैं वो यही है कि हम इसको वापस से सी में फेंक दें, समुद्र में फेंक दें। हाना सेड, हाना ने कहा। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, अब दोनों कह तो रहे हैं लेकिन दोनों में से कोई ना हिल नहीं रहा है। अब दोनों बस वैसे ही बातें किए जा रहे हैं कि हम इसको फेंक देना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई फेंक नहीं रहा है, वो कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। कहते हैं वो जो एक क्यूरियस रिपल्शन होता है मतलब एवर्जन, डिसलाइकिंगनेस। इनर्ट होता है इनएक्टिव, जो कि लाइफलेस। कहते वो जो लाइफलेस फिगर है वो उसकी तरफ मतलब वो हेटेडनेस की उसे देख रहे हैं, मतलब दे डोंट लाइक हिम बट स्टिल दे आर लुकिंग एट द मोशनलेस फिगर। व्हाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड। कहते हैं कि ये है क्या। हाना जो है वो फुसफुसाते हुए कहती है देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। कहते हैं इसके तो जो सडाव है वो कहता है कि मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा है जो ये बताता है कि ये एक अमेरिकन है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, बैटर्ड मीन्स टॉन, जो फटी हुई कैप थी वो उसको उठाता है। येस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग। कहते हैं कि हाँ यहाँ पर जो हल्की हल्की फेंट मीन्स जो धुंधली हो चुकी है वो लेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ मतलब जो बहुत ज़्यादा फेंट हो गया, धुंधला हो गया। अ सेलर ही सैड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। कहते हैं ये कोई सेलर है अमेरिकन वॉरशिप का, अमेरिका में जो वॉरशिप्स होते हैं लड़ाई वाले जो जहाज आते हैं उनका कोई सेलर है ये। ही स्पेल्ड इट आउट, वो उसको पढ़ता है यूएस नेवी, जो कैप थी उसके ऊपर लिखा होता है यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अब वो कहता है कि ये जो मैन है वो वॉर में बनाया हुआ प्रिजनर है, वॉर में बनाया हुआ बंधक है, मतलब जो लड़ाई में बंधक बना लेते हैं वो है। ही हैड एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली। कहता है कि ये भागा हुआ है एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और ये रीज़न है कि ये ज़ख्मी है। इन द बैक, सडाव एग्रीड। अब जो सडाव है वो एग्री करते हैं, वो मान जाते हैं कि हाँ इसके बैक में मतलब इसकी पीठ कमर में इसलिए चोट लगी क्योंकि ये भागा होगा और उन्होंने गोली चलाई तो इसके बैक में लगी है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, मतलब वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद जो हाना है विद रेजोल्यूशन मीन्स विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वो कहती है कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। कहते हैं आओ हम दोनों मतलब कैपेबल हैं कि हम इसको वापस से समुद्र में फेंक दें।
इफ़ आई एम एबल आर यू सडाओ आज, कहता है कि अगर मैं एबल हूँ इसको फेंकने में तो क्या तुम तैयार हो इसको फेंकने के लिए, सडाओ जो उससे पूछता है। नो हाना सेड बट इफ़ यू कैन डू इट अलॉन, कहते कि नहीं, हाना कहते हैं नहीं, अगर तुम ना अकेले ही कर दो, अगर तुम इसको वापस अकेले ही फेंक सकते हो तो तुम अकेले ही फेंक दो। सडाओ हेजिटेटेड अगेन, अब जो सडाओ वो भी थोड़ा सा हिचकिचाता है। द स्ट्रेंज थिंग इज़ ही सैड दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। अब वो हिचकिचाते हुए कहता है कि मतलब अजीब बात ये है कि अगर ये मैन पूरा होता, मतलब अगर ये ज़ख्मी नहीं होता तो मैं इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देता और मैं पुलिस को दे देता बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिफ़िकल्टी के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, क्योंकि मुझे इसके बारे में मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, जितने भी अमेरिकन्स हैं वो मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और कहता है कि ये एक कॉमन फेलो ही है, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, तुम देख सकती हो कि इसका जो फेस है वो कितना मूर्खता से भरा हुआ है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, बट लेकिन ये जो है वो वाउंडेड है, ज़ख्मी है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सैड, कहते हैं कि जो हाना उसको कहती है कि मतलब तुम भी इसको वापस जो है वो समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, कहती है कि फिर एक ही काम है करने के लिए। वी मस्ट कैरी हिम टू द हाउस, कि हम इसको घर पर ले जाते हैं। बट द सर्वेंट सडाओ इंक्वायर्ड, कहते हैं लेकिन जो सर्वेंट्स हैं उनका क्या, जो सडाओ है वो इंक्वायर करते हुए पूछते हैं। टुडे वी विल डू दैट मच ओनली, आज हम इतना ही करेंगे, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इट्स अ लॉन्ग चैप्टर सो वी विल डू इट इन 3 पार्ट्स में करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलमोस्ट हैव बीन कंप्लीटेड। एनीबडी इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम दे कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।